एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पार्ट 1 है ये। थोड़ा सा लंबा जाने वाला है पार्ट 1, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है थोड़ा सा बड़ा ही है। पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो पहली चीज, पेस्टोरलिस्ट क्या होता है? तो चारा समझते हो, जो भेड़ बकरियां और ये जो भी कैटल होती है, गाय भैंस वगैरह, जो खाते हैं ये हरी हरी घास, या जो भी इनका खाना होता है उसको चारा बोला जाता है। और जो इनको लेके एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं उनको पेस्टोरलिस्ट कहते हैं, चरवाहा कहते हैं। फिगर 1 में आपको दिख रहा है शीप ग्रेजिंग ऑन द बुगियाल्स ऑफ ईस्टर्न घरवाल। अब आप बोलोगे समझ में नहीं आया, ये क्या है, इसका मतलब कौन से शब्द लिखे? शीप ग्रेजिंग आपको समझ में आया होगा, ये शीप हैं, भेड़े हैं जो कि चर रही हैं, खा रही हैं अपना खाना। बुगियाल्स में आपको बताऊंगी। ईस्टर्न घरवाल ये क्या होता है, बुग्याल क्या होता है, ईस्टर्न घरवाल क्या होता है, ये हमें इस चैप्टर में पता चलने वाला है। बस अभी आप समझ लो कि हरी हरी घास को शीप्स खा रही है। बुग्याल्स क्या होते हैं? वास्ट नेचुरल पैस्चर्स होते हैं, ठीक है। चारा होता है बुग्याल्स कहाँ पर? हाई माउंटेन्स पे, जो 12,000 फीट से ऊपर के होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? दे आर अंडर स्नो इन द विंटर एंड कम टू लाइफ आफ्टर अप्रैल। यानी कि सर्दी के मौसम में ये जगह बर्फ से ढकी होती है और दोबारा हरी भरी कब दिखती है? अप्रैल के बाद। इस समय पे जो पूरा इंटायर माउंटेन साइड है वो कैसी हो जाती है? ग्रास से, रूट से और हर्ब से भर जाती है। कब भर जाती है? अप्रैल के बाद। और मॉनसून आते आते ये जो पैस्चर्स हैं काफी थिक हो जाते हैं वेजिटेशन के साथ, और यहाँ पर फूल भी आ जाते हैं, जंगली फूल भी आ जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो? तो इस चैप्टर के अंदर आप नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ होती है उनकी लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हो। नोमैड्स कौन होते हैं? तो नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी भेड़ बकरियों के साथ। हमारे इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में हम नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट को देख सकते हैं, जो अपनी बकरियों के साथ और भेड़ों के साथ, या फिर बहुतों के पास ऊंट हो सकते हैं, कैटल हो सकते हैं, इनके पास, इनको लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपनी बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो रोड पे, और एक तरफ से झुंड आपको दिख रहा है इन्हीं का। तो कई बार क्या होता है, ये लोग ना जा रहे होते हैं अपनी गाय भैंस को लेके, तो देखने मिल जाता होगा आपने, हो सकता है बहुतों ने ये नजारा देखा हो। सो हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर दे आर हेडेड? कभी सोचा है कि ये लोग कहाँ से आ रहे होते हैं और कहाँ ये जाना चाहते हैं, या कहाँ ये जाने वाले होते हैं? डू यू नो हाउ दे लिव एंड अर्न व्हाट देयर पास्ट हैज बीन? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या खाते हैं, कैसे जिंदगी जीते हैं, या क्या इनका पास्ट रहा होगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा? तो अब सोचना स्टार्ट करो, और इस चैप्टर के माध्यम से आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। देखो, पेस्टोरलिस्ट के बारे में बहुत ही कम हिस्ट्री की किताबों के बारे में बात की जाती है। आप रीड करते हो इकोनॉमी के बारे में, वेदर इन योर क्लासेस ऑफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स यू लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हिस्ट्री में हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ लेते हैं, और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार तो हम आर्टिसंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि कहीं पेस्टोरलिस्ट के बारे में हमें पढ़ने मिला हो, जैसे कि इनकी जिंदगी कोई मैटर ही नहीं करती हो, पेस्टोरलिस्ट का कोई नामो निशानी ना हो, इनके बारे में कोई किताब कोई बात करती ही नहीं है। ठीक है, मान लो जैसे कि ये कुछ ऐसी चीजें हो पास्ट की जिनका मॉडर्न सोसाइटी में कोई वर्चस्व ही ना रहा हो, लेकिन ये गलत बात है। हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, तो हम तो पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप पढ़ोगे इस चैप्टर में पेस्टोरलिज्म, और ये कितना इम्पोर्टेंट रहा है इंडिया और अफ्रीका जैसी सोसाइटीज के लिए। आप उस वे के बारे में भी पढ़ोगे कि कैसे इस कोलोनियलिज्म ने, जिसने सबको बर्बाद किया, वैसे ही पेस्टोरलिस्ट की लाइफ को भी कैसे इम्पैक्ट किया। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और हमारा फोकस होगा हमारे प्यारे भारत पे और अफ्रीका के ऊपर। पहला यहाँ पर जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है
pastoral nomads and their movements. So 1.1 in the mountains. आज के टाइम पे भी बात करूं तो जो गुज्जर बकरवाल्स होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ये बहुत क्या कहते हैं, एक बड़े चरवाहे होते हैं। इनके पास क्या होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं। बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट कर दिया था इस रीजन में 19th सेंचुरी में। किसकी तलाश में? चारे की तलाश में, अपने जानवरों के लिए चारे की तलाश में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दे established themselves in the area। पहले तो ये लोग घूमते फिरते रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोग उस एरिया में बस गए। एंड बस साल में जब समर का टाइम होता है, समर एंड विंटर का टाइम, तब ये लोग मूव करते हैं। मूव करके कहाँ जाते हैं? जहां पर चारा मिल जाए इनकी भेड़ बकरियों के लिए। विंटर के समय में क्या होता है, जब हाई माउंटेन्स पे स्नो आ जाती है ना, तो ये क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ आ जाते हैं शिवालिक रेंज के। आपने क्लास 9th की जियोग्राफी के अंदर हिमालयस के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, नीचे वाला जो होता है शिवालिक, उसके नीचे साइड में आ जाते हैं, क्योंकि वहां इतनी बर्फ नहीं होती, ऊपर में ज्यादा बर्फ होती है ना। द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हियर प्रोवाइडेड पेस्चर फॉर देयर हर्ड्स। और शिवालिक की रेंज में इनके जानवरों के लिए अच्छा खासा चारा भी मिल जाता है। फिर जैसे अप्रैल का एंड आता है, तो ये क्या करते हैं, दे बिगिन देयर नदर्न मार्च। फिर से ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं जैसे ही अप्रैल का एंड आता है, ठीक है, फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। बहुत सारे जो हाउस होल्ड्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं इस जर्नी में। कोई एक आदमी नहीं घूमता, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर घूमते हैं, और इसको काफिला बोला जाता है। आज भी अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कभी आते हैं किसी भी सिटी में, जैसे आपकी सिटी में कभी आए हो और आपने देखा हो, न्यूज में देखा हो, न्यूज चैनल के ऊपर, तो आप देखते होंगे एक गाड़ी में नहीं आते, बहुत सारी गाड़ी आती है, तो हम कहते हैं कि अरे मोदी जी का काफिला आ गया, है ना। तो वैसे ही काफिला काफिला लेके चलते हैं। ये क्रॉस करते हैं पीर पंजाल पास को, फिर एंटर करते हैं वैली ऑफ कश्मीर। अगर आप कभी न्यूज में सुनते हो क्या, आतंकवाद के बारे में, जब भी कश्मीर में कुछ बात होती है कश्मीर से रिलेटेड, तो घाटी की बात आती है, ये घाटी में शांति हो गई, घाटी में ये हो गया। तो ये कौन सी घाटी है? ये वैली ऑफ कश्मीर है, कश्मीर की घाटी। यहाँ पर एक वर्ड आया है पीर पांजाल पास। तो पास क्या होता है? देखो, ये दो माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स पे से चढ़ के तो तुम दूसरी साइड में जाओगे नहीं, तो जो नेचुरली क्या है कि दो माउंटेन के बीच में थोड़ा सा जगह दे रखी है। इन जगहों को ही हम पास कहते हैं। बहुत सारे पासेस हैं, नाथुला पास हो गया, पीर पांजाल हो गया, इन पासेस से ही एक साइड से दूसरी जगह जाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पास हैं जो चाइना से, तिब्बत से और सिक्किम को उधर तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, बहुत वेराइटी ऑफ ग्रास यहाँ पर हमें मिलती है, मतलब इन लोगों को मिलती है, जो इनके एनिमल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब बाय एंड सितंबर, सितंबर खत्म होते होते बकरवाल्स फिर से मूव करने लगते हैं। अब ये कहाँ मूव करेंगे? नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जहां पर इनका विंटर बेस था, विंटर विंटर सॉरी, सर्दी में जहां पर इनका बेस था वहां पर। तो जब सर्दी आती है तो नीचे की तरफ आ जाते हैं, और जब गर्मी आती है तो ये लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जो हाई माउंटेन्स होते हैं वहां स्नो आ जाती है, तो हर्डर्स को थोड़ा नीचे की तरफ आना पड़ता है। क्यों नीचे की तरफ आना होता है? क्योंकि वहां ही इनको चारा मिल सकता है, इनकी जो भी भेड़ बकरी है उनको। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ माउंटेन, द गद्दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश had a similar cycle of seasonal movement। अब देखो एक और हमें कम्युनिटी का नाम आ गया, गद्दीज। ये शेफर्ड्स होते हैं, भेड़े रखते हैं अपने पास, हिमाचल प्रदेश के होते हैं ये, और ये भी कुछ इसी प्रकार की साइकिल को, साइकिल जो सीजनल मूवमेंट है उसको अपनाते हैं, मतलब समर में इधर जाना, विंटर में नीचे आना, इस प्रकार का। ये भी अपने जो विंटर्स होते हैं उनको नीचे जो लो हिल्स होते हैं शिवालिक रेंज की, वहां बिताते हैं, ताकि इनके जो भी भेड़ बकरियां हैं उनको खाने के लिए
खाना मिल सके, चारा मिल सके। और जैसे ही अप्रैल आता है ये ऊपर की तरफ जाते हैं। ये अपना जो समर का टाइम होता है वो लाहौल और स्पीति नाम की जगह पे बिताते हैं, ऊपर की साइड में। जब स्नो मेल्ट होने लगती है तो जो पासेस थे वो क्लियर हो जाते हैं। अब देखो, जब स्नो होती है ना तो ये दो माउंटेन के बीच की जगह भी स्नो से ढक जाती है। लेकिन जब समर आता है तो यहाँ पर जो बर्फ थी वो पिघल जाती है और पास क्लियर हो जाते हैं। तो ये लोग उसी रास्ते से हायर माउंटेन्स की तरफ ऊपर बढ़ जाते हैं। फिर सितंबर आता है और ये अपना दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इनके जो रास्ता होता है वहां पर ये एक बार स्टॉप करते हैं, रुकते हैं। कहाँ पर? लाहौल और स्पीति गांव में। रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप। ठीक है, यहाँ पर जो भी इनका विंटर का क्रॉप होता है उसको ये बोते हैं और समर का जो इनकी फसल है उसको काटते हैं। देन उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आते हैं अपने पूरे फ्लॉक के साथ विंटर ग्रेजिंग के लिए शिवालिक हिल्स में। और फिर नेक्स्ट अप्रैल में दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं ये अपनी मार्च को अपनी भेड़ बकरियों के साथ। कहाँ पर? समर मीडोज की तरफ। मीडोज क्या होते हैं? लो लेवल जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको मीडोज कहा जा रहा है। ठीक है, फर्दर टू द ईस्ट घरवाल एंड कुमाऊन, ये उत्तराखंड के एरियाज की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो गुज्जर होते हैं कैटल हर्डर्स, ये नीचे की तरफ आते हैं ड्राई फॉरेस्ट की तरफ, जो कि भाबर कहलाता है। भाबर देख लो आप साइड में न्यू वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये भाबर क्या होता है। तो भाबर होता है ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ घरवाल एंड कुमाऊन। उत्तराखंड में घरवाल और कुमाऊन जो जगह हैं उनके जो नीचे फॉरेस्टेड एरिया है उसी को भाबर कहा जा रहा है। उस एरिया में ये आ जाते हैं, विंटर में आ जाते हैं। और उसके बाद ये हाई मीडोज पे चले जाते हैं, बुग्याल्स में समर के टाइम पे। बहुत सारे ये लोग जो होते हैं ये कहाँ से होते हैं? जम्मू से होते हैं ओरिजिनली। और फिर ये कहाँ आ जाते हैं? यूपी हिल्स में आ जाते हैं। आ गए थे 19th सेंचुरी में अच्छे पैस्चर की तलाश में। ये जो पैटर्न है साइक्लिक मूवमेंट का समर और विंटर के बीच का पैस्चर के लिए, ये चलता ही रहता है इन कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, इंक्लूडिंग भोतियाश, शरपास एंड किन्नौरीज। ये जो कम्युनिटीज का नाम लिखा हुआ है मैं मार्क कर देती हूँ। ये मूवमेंट इनका सीजन के अकॉर्डिंग चलता रहता है। इन सबको भाई एडजस्ट करना पड़ता है सीजन के चेंजेस के हिसाब से। और फिर अपना जो भी अवेलेबल पैस्चर होता है डिफरेंट प्लेसेस में उसका इफेक्टिव कैसे यूज करेंगे ये भी सोचना पड़ता है ना, क्योंकि कहाँ इनको पैस्चर मिलेगा, कैसा मौसम है, अच्छा चारा मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीजें इनको देखनी पड़ती है। जब पैस्चर खत्म हो जाता है और या फिर यूज करने के लिए नहीं बचता है एक जगह में, तो फिर ये अपने हर्ड्स को और फ्लॉक को लेके नई जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, फ्लॉक किसके लिए शब्द आता है? तो जब शीप का झुंड होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। एंड ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट है इससे भी क्या होता है कि अगर मान लो जैसे इस एरिया में अब इनका चारा खत्म हो गया तो ये यहाँ कहीं दूसरा एरिया तलाश कर लेंगे चारा के लिए। तो अब ये यहाँ खाएंगे तब तक इस वाले एरिया में घास आ जाएगी, तो रिकवर भी हो जाता है और इससे क्या होता है? ओवर यूज नहीं होता। फिगर 4 के अंदर हमको दिख रहा है गड्डी शीप बीइंग शीयर्ड। ये इतनी सारी वूल निकाली गई है भेड़ों पे से। सितंबर के टाइम में जो गड्डी शेफर्ड्स होते हैं वो क्या होता है? वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। एंड इस वे में वो क्या करते हैं? अपनी जो शीप है उनका जो ये बाल होता है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये अपनी शीप को अच्छे से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं और फिर इसके वूल को निकाल लेते हैं। पीछे बैकग्राउंड में देखो व्हाइट व्हाइट वूल ही रखा हुआ है ये। फिगर 2 के अंदर देखिए, अ गुज्जर मंडप ऑन द हाई माउंटेन इन सेंट्रल घरवाल। घरवाल जगह में ये गुज्जर ने अपना बना रखा है जगह। क्या लिखा हुआ है? गुज्जर कैटल हर्डर्स लिव इन दीज मंडप मेड ऑफ रिंगल। रिंगल, रिंगल क्या होता है? हिल बैम्बू, बांस। जो पहाड़ी इलाकों पे बांस पाया जाता है उससे ये लोग बना लेते हैं इस प्रकार का मंडप टाइप का और इसमें रखते हैं। फिर मैंने बताया था बुग्याल आपको, जहाँ पर चारा मिलता है, ग्रासलैंड्स होते हैं, वहां इनको घास मिल जाती है अपने भेड़ बकरियों के लिए। ये मंडप इनकी वर्क प्लेस भी होती है। तो यहाँ पर जो गुज्जर लोग होते हैं वो घी बनाते हैं, जिनको फिर
ये आगे ले जाके बेच देते हैं। घी कैसे बना रहे हैं? अभी इनके पास भेड़ बकरियां वगैरह है ना, कैटल वगैरह, तो उन्हीं के दूध से घी और जो भी मक्खन हो जाएगा या फिर छाछ हो जाएगी, मट्ठा हो जाएगा, ये सारी चीजें दही वगैरह बना लेंगे और फिर इसको सेल के लिए ले जाएंगे। रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि दे हैव बिगन टू ट्रांसपोर्ट द मिल्क डायरेक्टली इन बसेस एंड ट्रक्स। अब देखो मॉडर्न हो गया है जमाना, तो अब ये अपने जो भी दूध वगैरह होता है उसको बसेस और ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। दीज मंडप्स आर अबाउट 10,000 to 11,000 फीट। इनका कितना ऊपर होते हैं? ये 10,000 से 11,000 फीट तक ऊपर ऊंचाई पे होते हैं। एंड यहाँ पर जो बफेलोज हैं वो क्लाइम नहीं कर पाती, इसलिए गुजर्स ज्यादा बफेलोज वगैरह को नहीं रखते हैं। तो अब हम देखेंगे प्लेट्यूज, प्लेन और डेजर्ट में जो लोग रहते हैं पेस्टोरलिस्ट, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। सारे पेस्टोरलिस्ट माउंटेन एरिया में नहीं ऑपरेट करते। अभी हमने देखा था माउंटेन वाला सिस्टम। अब हम देखेंगे जो प्लेट्यूज में, प्लेन्स में और डेजर्ट वाले इलाकों में रहते हैं वो किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, वो है धंगर। धंगर कम्युनिटी पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। अर्ली 20th सेंचुरी की मैं बात करूं तो इनकी जो पॉपुलेशन थी रीजन में वो करीबन 4,67,000 थी। और इनमें से जो ज्यादातर थे वो क्या थे? वो शेफर्ड्स थे, है ना, ब्लैंकेट बनाने का काम करते थे। बहुत सारे इनमें से बफेलो यानी कि भैंस भी रखा करते थे। ये चीजें आपको समझ में आ रही है। धंगर शेफर्ड्स कहाँ पर रहते थे? सेंटर प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में रहते थे मॉनसून के टाइम में। एंड ये जो एरिया है वो सेमी एरिड है, मतलब कि थोड़ा सा सूखा है। थोड़ा सूखा है, मतलब ना तो पूरा सूखा है ना फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर मॉइस्चर है। थोड़ा सूखा है, कम बारिश होती है यहाँ पर, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल बारिश नहीं हो सकती, कम बारिश होती है। और यहाँ की सॉइल ज्यादा अच्छी भी नहीं होती है। यहाँ पर क्या है? थॉर्नी स्क्रब हमें पाए जाते हैं। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हियर। कोई बात नहीं अगर यहाँ की मिट्टी कैसी भी है, लेकिन जो बाजरा जैसे क्रॉप्स है वो यहाँ पर उगाए जाते हैं और इसलिए ये लोग बाजरा भी खाते हैं। मॉनसून में ये जो ट्रैक्ट है वो काफी अच्छा हो जाता है ग्रेजिंग के लिए। तो कौन किसकी ग्रेजिंग के लिए? जो धांगर कम्युनिटी है उनके जो भी भेड़ बकरियां हैं, जो भी उनका कैटल है, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अक्टूबर के समय पे जो धांगर है वो हार्वेस्ट कर लेते हैं, फसल काट लेते हैं बाजरा की, और फिर अपना जो चलना होता है वो स्टार्ट कर देते हैं वेस्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट 1 month दे रीच द कोंकण। करीबन 1 महीना चलने के बाद वो कोंकण साइड में आ जाते हैं। और ये काफी अच्छा एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट होता है जहां पर रेनफॉल अच्छी होती है, जहां पर सॉइल अच्छी होती है। यहाँ पर इन लोगों का जो वेलकम किया जाता है वो कोंकणी पीजेंट्स के द्वारा किया जाता है बहुत अच्छे से। और आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट, खरीफ की फसल के हार्वेस्ट के बाद इस समय में ये जो फील्ड होता है उसको फर्टिलाइज करना होता है और रेडी करना पड़ता है रबी के हार्वेस्ट के लिए। क्रॉप्स की फसल को भी तो 3 तरीके से बांटा गया है, आपने अगर पढ़ा हो तो। राबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप और जायद की क्रॉप। तो अब खरीफ की फसल कट गई, अब जो जमीन है वो खाली हो गई, अब इस पे जो बोआ जाएगा वो रबी, तो रबी के लिए तैयार किया जाता है। और यहाँ पर जो धंगर फ्लॉक्स जो आते हैं अपने पूरे भेड़ बकरियों के साथ, ये क्या करते हैं? इस जमीन को अच्छे से खाद वाद डाल के अच्छा कर देते हैं। और जो अपने जानवर होते हैं उनको ये स्टबल खिला देते हैं। ये स्टबल क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी भी खेत में अगर आपने देखा हो, जब वहां से फसल को काट देते हैं तो थोड़ा 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 जो चीजें हो जाती हैं वो जड़ नीचे ही लगी रह जाती हैं, जो अगर आप नंगे पैर चलो तो चुभती हैं। देखो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड के अंदर अपनी कोई हरी हरी फसल लगी थी, और वो जो हरी हरी फसल लगी थी ऐसे लगी थी लंबी लंबी, तो वो फसल को आपने ऊपर से काट लिया, ठीक है। कहाँ से काट लिया? ऊपर से काट लिया, इतना इतना काट लिया, लेकिन यह नीचे येलो येलो कलर का नीचे को छूट जाता है, ऐसा खड़ा खड़ा, जो चुभता है। अगर आप नंगे पैर कभी चले हो, आपके यहाँ खेत हो तो उसको ही स्टबल कहा जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं?
कि उस जमीन के टुकड़े को काफी अच्छी से मैन्योर से अच्छा भी कर देते हैं, फर्टिलाइज भी कर देते हैं। रवि की हार्वेस्ट के लिए कौन लोग? धंगर कम्युनिटी। और जो ये स्टेबल निकला हुआ था इसे इनके जो जानवर है वो खा लेते हैं। तो एक पंथ दो काज यहाँ पर इनका काम हो जाता है, और जो किसान है वो भी खुश रहते हैं कोस्टल रीजन के लिए, इसलिए तो इनका अच्छे से वेलकम करते हैं। अब जैसे ही क्या हो रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं, तो कोंकण पीजेंट भी तो इनको कुछ देंगे। बदले में कोंकण पीजेंट इनको चावल देते हैं, है ना। एंड ये जो शेफर्ड्स हैं ये दोबारा से अपने प्लेट्यू में आ जाते हैं। जैसे ही ऑनसेट होता है मॉनसून का, धंगर कोंकण को छोड़ के अपने एरियाज में रिटर्न कर देते हैं। इनका एरिया कौन सा है? प्लेट्यू वाला। कोंकण में गए थे ना, अब ये कहाँ आ जाएंगे दोबारा मॉनसून में? अपने एरिया में आ जाएंगे। चावल भी ले आए और उनका खेत भी सही करे आए। शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मॉनसून कंडीशन। अब इनको लौट के भी क्यों आना पड़ता है? क्योंकि इनकी जो भेड़ें होती हैं वो मॉनसून वाली कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, ज्यादा बारिश वारिश को शीप टॉलरेट नहीं कर पाती, इसलिए लौट के अपनी जगह पे आ जाते हैं। फिगर 5 में हमें दिख रहा है रायका कम्युनिटी। इसके कैमल्स हैं जो ग्रेज कर रहे हैं थार डेजर्ट पे राजस्थान के। Only camels can survive on dry and thorny bushes that can be found here, but to get enough feed, they have to graze over a very extensive area. ये तो सभी जानते हैं, कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, और शिप ही यहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। रायकास, कोई पूछे रायका कम्युनिटी कहाँ रहती है तो बता देना राजस्थान में रहती है। आर फॉर राजस्थान, आर फॉर रायका। देखिए, अब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये भी ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू वाला एरिया है जहाँ पर पत्थर पाई जाती हैं, घास पाई जाती है। तो यहाँ पर भी जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी होती है वो अपनी कैटल रखती हैं, गोट शीप जैसी। यहाँ पर गोलाज होते हैं, ठीक है। गोलाज कम्युनिटी होती है जो कैटल रखती है। कुरुमास एंड कुरुबास ये शीप और गोट को रखते हैं, और फिर इनका जो भी वूल निकलता है उसको उससे ब्लैंकेट्स बनाते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये जंगलों में रहते हैं। यहाँ पर लकड़ी मत समझ देना कि बहुत सारी लकड़ी है, ऐसा लगा है। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, वुड का मतलब लकड़ी होता है। एंड ये कल्टीवेट करती हैं लैंड को भी। बहुत सारी ये वैरायटी ऑफ ट्रेड्स में भी एंगेज रहती हैं, और अपने कैटल्स की भी, हर्ड्स की भी देखभाल करती हैं। ये माउंटेन पेस्टोरलिस्ट जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। It was not the cold and the snow that defined the seasonal rhythm of their movement, rather it was the alternation of the monsoon and dry season. देखो, माउंटेन पेस्टोरलिस्ट तो बर्फ की वजह से अपने सीजन की जो साइकिल है उसको चलाते हैं कि अब बर्फ है ऊपर के एरिया में तो ये नहीं जाते हैं। जब अप्रैल में बर्फ पिघल जाती है तब ऊपर की साइड जाते हैं। लेकिन ये नीचे जो लोग रह रहे हैं इनका जो मूवमेंट है वो मॉनसून और ड्राई सीजन के जो अल्टरेशन है उस पर काम करता है। ड्राई सीजन में क्या होता है, ये कोस्टल ट्रैक्ट के पास चले जाते हैं, और वहां से ये तब आते हैं जब बारिश का मौसम आ जाता है, यानी मॉनसून आ जाता है। सिर्फ बफेलोज होती हैं जिनको ये कंडीशन अच्छी लगती है, गीली गीली सी, स्वैम्पी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग मॉनसून मंथ्स, अदर herds had to be shifted to the dry plateau at this time. तो इस समय जब बारिश का मौसम आता है तब बाकी जो हर्ड्स में एनिमल होते हैं उनको तो प्लेट्यू वाले एरिया में शिफ्ट कर देते हैं, और जो बफेलो उनको अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बफेलो है जिनको ये गीली गीली जैसी जो कंडीशन होती है वो ठीक लगती है, बाकियों को नहीं ठीक लगती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। अब बंजारास का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है, और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह एक अच्छे पैस्चर लैंड की तलाश में, एंड बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को ये चलते हैं। ये अपने जो प्लॉफ होते हैं इनके उनको भी बेचते हैं, एंड अदर गुड्स टू विलेजर्स, बहुत सारी दूसरी चीजें भी बेचते हैं दूसरे गांव के लोगों को, और उसके एक्सचेंज में इनको क्या मिल जाता है, अपने कैटल्स के लिए चारा मिल जाता है और खुद के लिए अनाज मिल जाता है। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको रायकास के बारे में बताया था एक फिगर में, तो डेजर्ट के एरिया में राजस्थान के रायकास रहते हैं, ठीक है।
तो जो रेनफॉल होती है, अब राजस्थान में आपको पता है सूखा इलाका है, रेनफॉल का कोई अता पता नहीं है, होगी कब होगी नहीं होगी। तो जो कल्टीवेटेड लैंड होता है, इसका जो हार्वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि कोई पता ही नहीं है, बारिश का ही नहीं पता है, तो फिर कभी फसल होगी कभी नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही फसल नहीं है, कोई क्रॉप नहीं है। तो जो राइकास होते हैं वो कंबाइंड कल्टीवेशन करते हैं, किसके साथ? पेस्टोरलिज्म के साथ। एंड मॉनसून के समय में राइकास जो होते हैं बाड़मेर इलाके के, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के, ये अपने जो गांव हैं उसके घर में रहते हैं, जहां पर इनको पैस्चर मिल जाता है। और जब अक्टूबर आता है, ठीक है, और अक्टूबर के टाइम पे जब ये इनके एरिया का जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं वो सूख जाते हैं, खत्म हो जाता है, तो फिर ये फिर घूमना स्टार्ट कर देते हैं सही चारा और पानी की तलाश में। और जब दोबारा से मॉनसून आता है तब लौट के आते हैं। एक ग्रुप है राइकास का जिसको मारू कहते हैं डेजर्ट में, मारू मतलब डेजर्ट राइका। ये कैमल्स को रखते हैं, और दूसरे एनिमल्स शीप एंड गोट। कैमल तो आपको वैसे ही पता होगा, राजस्थान है तो कैमल तो होगा, दूसरे शीप और गोट है। कैमल हर्डर्स इन दिस इन हिज सेटलमेंट, फिगर में देखिए ये कैमल है, और ये थार डेजर्ट का एरिया है जैसलमेर के पास का। फिगर 7 में देखिए एक मेला लगा हुआ है ऊँटों का, बलोत्रा के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान में। यहाँ पर कैमल हर्डर्स आते हैं मेले के अंदर खरीदने और बेचने ऊँटों को। और यहाँ पर मारू राइकास होते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं अपने अपने कैमल्स को, दिखाते हैं कि हमने देखो इनको कितना अच्छे से ट्रेनिंग दे रखी है, ठीक है। और हॉर्सेस भी आते हैं गुजरात से यहाँ पर बिकने के लिए, पर मेनली ये मेला ऊँटों का होता है। अभी तक हमने ये देखा कि ये जो लाइफ है इतनी आसान नहीं है पेस्टोरल ग्रुप्स की। इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को केयरफुली देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है कि किस एरिया में हम कितना रुक सकते हैं या कहाँ जाना सही होगा, कहाँ हमको पानी मिल पाएगा, कहाँ हमको चारा मिल जाएगा। इनको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है टाइमिंग को, इनके मूवमेंट की, और ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि ये अलग अलग जो टेरिटरीज में जा रहे हैं तो वहां से जाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। बहुत सारी चीजें इनको देखनी पड़ती है। ऑल्सो इनको रिलेशनशिप भी बना के रखना पड़ता है दूसरे किसानों के साथ, जहाँ पर ये जाते हैं और किसान इनको अनाज देते हैं बदले में, तो उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन इनको बना के रखना पड़ता है, ताकि इनके जो हर्ड्स हैं वो हार्वेस्टेड फील्ड में चढ़ सके, और ये भी काम कर सके, इनको भी बदले में कुछ मिल सके। ये बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ट्रेड करते हैं, हर्डिंग करते हैं, ताकि ये अपनी जीवन को जी सके। तो बहुत ही डिफिकल्ट इनकी लाइफ है, कोई आसान नहीं है। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल? तो अभी मैंने आपको पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ बता दिया, आपको पता पड़ा होगा इनके मूवमेंट्स के बारे में। राजस्थान का देख लिया हमने, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश देख लिया, हिमालय रीजन देख लिया, सेंट्रल प्लेट्यू रीजन को देख लिया। अब देखो कॉलोनियल रूल के टाइम कैसे चेंज होती है। पहले ये देखिए फिगर 9 के अंदर, अ मारू राइका जेनेलॉजिस्ट विद अ ग्रुप ऑफ राइकास। इस प्रकार से ये कम्युनिटी, इनके घर देख रहे हैं आप, genealogists recounts the history of the community. Such oral tradition give pastoral community their own sense of identity. These oral traditions can tell us about how group looks at its own past. तो कुछ इस प्रकार का दिखते थे, ये ऐसे रहते हैं। और अभी भी आप राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर वाले इलाके में जाओगे तो आपको ऐसे दिख जाएंगे, या फिर कभी आप यूपी, एमपी या राजस्थान साइड से ट्रेवल करोगे तो आपको रोड पे ये लोग दिख जाएंगे इस प्रकार से अपने हर्ड्स के साथ। फिगर 10 में मलधारी हर्डर्स हैं जो अपनी ऐसे पूरे हर्ड के साथ घूम रहे हैं इन सर्च ऑफ पैस्चर। इनके जो विलेजेस हैं वो रन ऑफ कच्छ के इलाके में होते हैं, गुजरात साइड में। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, पूरा एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि पेस्टोरलिस्ट होते क्या हैं, कैसे ये अपना जीवन जीते थे, और क्या इनकी लाइफ रहती थी। लेकिन जो कॉलोनियल रूल आया उसने कैसे इनकी लाइफ को बर्बाद किया है, क्या इम्पैक्ट किया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।